हेलो दोस्तों। आज शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण 6 अगस्त 2022 के पेपर की एनालिसिस करना। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। आरबीआई ने बढ़ाया रेपो रेट और महंगा होगा कर्ज, जो हमारे जीएस के जीएस पेपर 3 से, इंडियन इकोनॉमी से और उसमें बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि महंगाई दर बढ़ती जा रही है और इसे नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने कल ही मतलब रेपो रेट में 0.50% की वृद्धि की है, जिससे रेपो रेट 5.40% हो गई है। अब इसका असर क्या होगा कि ऑटो लोन, होम लोन और जो भी दूसरे कर्ज हैं वो महंगे हो जाएंगे। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे मांग और आपूर्ति का जो नियम है वो लागू हो जाता है। उससे क्या होता है कि जैसे कर्ज महंगा होने से बैंक आरबीआई से कम उधार लेते हैं। अब कम उधार लेंगे तो उधार भी कम देंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी की मात्रा है वो नियंत्रित होगी। उसके नियंत्रित होने से मांग कम होगी और मांग कम होने से कहीं ना कहीं डिमांड कम होगी और डिमांड कम होने से कीमत कम होगी। आरबीआई गवर्नर के अध्यक्ष डॉक्टर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई 6 सदस्यीय समिति ने यह निर्णय लिया है, जिससे महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल ही में महंगाई दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है आरबीआई ने। मध्य अवधि में महंगाई दर को 4% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। नए उपराष्ट्रपति के रूप में आज चुने जाएंगे धनखड़। ये हमारे GS2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मंत्री मार्गरेट अल्वा के बीच आज चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें नए उपराष्ट्रपति के लिए रूप में चुनाव होंगे। अब उपराष्ट्रपति के लिए बहुमत के लिए 388 वोट की जरूरत होती है, जिसमें भाजपा के पास ही दोनों सदनों को मिलाकर 390 वोट हैं। तो अभी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान होता है और इसमें कोई भी पार्टी व्हिप लागू नहीं कर सकती। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट करते हैं और सभी मतों का मूल्य एक ही होता है, यानी साधारण बहुमत से ही फैसला हो जाता है। आगे चलते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पे मतदान का आधार कार्ड से जोड़ने के कई फायदे। अब ये जैसे मैंने इस पर निशान लगाई, इससे क्या हमको केवल एक नज़र ऊपरी नज़र से घुमाना है कि हमारी संसद में कोई सांसद है, कोई मंत्री है, क्या मतलब अपने कमिटमेंट कर रहा है, क्या बयान दे रहा है। बस हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 6 देशों ने देखा है तेजस लड़ाकू विमान। अभी जो हमारे जो तेजस लड़ाकू विमान है, इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है, जो एकल इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जिसकी क्षमता अत्यधिक खतरे वाले माहौल में भी परिचालित होती है। हाल ही में अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंडोनेशिया ने व फिलीपींस समेत कई देशों ने भारत के तेजस विमान में रुचि दिखाई है। मेरा राशन मेरा अधिकार, बेघरों के भी बनेंगे राशन कार्ड, 1.58 करोड़ को मिलेगा लाभ। ये हमारी GS2 गवर्नमेंट एंड पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस फूड सिक्योरिटी से संबंधित टॉपिक है। राशन कार्ड बनाने में मदद करेगी। केंद्र सरकार उन लोगों का राशन कार्ड बनाएगी जो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर में एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। उन्हें वहाँ पे जो PDS की सुविधा उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए ये जो केंद्र सरकार ने ये योजना लाई है। अभी केंद्र सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू की थी, जिसकी सफलता के बाद केंद्र सरकार ने मेरा राशन मेरा अधिकार को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत देश के 67% आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराया जाएगा। इससे कहीं न कहीं जो साधन विहीन है, गुमंतु है, बेघर है, बिना किसी पते के रहने वाले लोगों को आवेदनों को ऐप के माध्यम से स्वीकार किया जा सकेगा। मेरा राशन मेरा अधिकार। अब ये CPSE का विस्तार करने का प्रयास अवैध और अस्वीकार्य। ये GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत पर पड़ने वाले प्रभाव, दूसरे देशों की नीतियों का और रणनीतियों का। ये अभी भारत और चीन मिलकर, भारत
ने चीन और पाकिस्तान को आर्थिक गलियारे यानी CPEC का विस्तार करने के लिए बीजिंग और इस्लामाबाद के प्रयासों का कड़ा विरोध किया। क्यों? क्योंकि जो ये परियोजना है ये हमारे कहीं ना कहीं गुलाम जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती, जो कहीं ना कहीं हमारे भारत का हिस्सा है, जिस वजह से भारत ने इस परियोजना का अवैध, अस्वीकार और कड़ी आलोचना की है। तो हमारी अगली खबर है GS2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट 1991 के पूजा स्थल कानून के खिलाफ करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के पूजा स्थलों को वापस लेने से रोक संबंधी एक कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर 9 सितंबर को सुनवाई करने की तैयार हो गए। अब इस कानून में किसी भी पूजा स्थल के 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बदलाव या किसी पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने के लिए मुकदमा दर्ज कराने पर रोक थी। अब जैसे मथुरा है, काशी है, जिससे मंदिरों के विवाद को सुलझाने का कानूनी रास्ता खुल सकेगा अगर ये याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो। उपासना स्थल विशेष प्राविधान अधिनियम 1951 की कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है। इस 1951 के जो अधिनियम है की धारा 2, 3, 4 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। इसके आधार पर इसे आधार भी दिया गया है कि ये प्राविधान किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह के पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने की न्यायिक सुधार का अधिकार छीन लेते हैं। एक अपवाद बना इस कानून में एक अपवाद था जो अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से संबंधित था। उपासना स्थल विशेष प्राविधान अधिनियम 1951। याचिका में दावा किया गया है कि केंद्र ने हिंदुओं, जैन, बौद्ध और सिखों के पूजा स्थलों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सुधार को रोक दिया है, मुकदमा भी रोक दिया है और कोई मुकदमा दायर भी नहीं कर सकता और न ही किसी हाई कोर्ट में का दरवाजा खटखटा सकता है, इसलिए ये याचिका दायर की गई है। अब चलते हैं GS3 सिक्योरिटी। सेना ने सैटेलाइट आधारित संसाधनों की तैयारी का किया अभ्यास। हाल ही में हमें पता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसका अध्ययन करते हुए भारतीय सेना ने अपने हाईटेक स्पेस वार यानी उपग्रह आधारित युद्ध की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक अभ्यास या परीक्षण किया है। सैटेलाइट आधारित सैन्य संसाधनों की संचालन तैयारी का अभ्यास किया गया है। यह बेहद ही गोपनीय एक्स स्काईलाइट अभ्यास देश के सभी सैटेलाइट युद्ध संसाधनों की संचालन तैयारी का परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि आने वाला भविष्य में कहीं ना कहीं जो संचार तकनीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कहीं ना कहीं साइबर वार है, मतलब इंडस्ट्री 4.0 से आधारित संबंधित जो भी चीज़ें हैं इनसे संबंधित युग का दौर है। इसलिए हमें भी इस क्षेत्र में अपनी जो मौजूदगी है वो दृढ़ रूप से मजबूत करनी है। अब ये हमारे GS2 जो अगली खबर है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होगी नक्सलवाद और साइबर अपराध पर चर्चा। GS2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आगामी 6 अगस्त को रायपुर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक अब भोपाल में 23 अगस्त को होगी और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अमित शाह को अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में राज्यों के आर्थिक विकास, सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और इसी में साइबर अपराध, नक्सलवाद जैसे कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में गठित इस परिषद के तहत सभी राज्यों को 6 परिषद में बांटा गया है। राज्यों के बीच आपसी समन्वय, आर्थिक सामाजिक विकास मुद्दों पर चर्चा कर केंद्र सरकार ने से समाधान निकालने परिषद की जिम्मेदारी है। नक्सलवाद की समस्याओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नक्सली समस्या पर दोनों प्रभावित हैं और इसी पर चर्चा रहे। अब हम चलते हैं हमारी अगली खबर पे। एक बार इस विचार को देखिएगा, चीन की अकड़ दिल्ली करने का समय, वन चाइना पॉलिसी। एक इसे भी देखिए, देश को मिलजुल कर बनाए बेहतर। अब हम चलते बिजनेस पेज पर। वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों की कीमत घटी। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े
खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों की कीमत में कमी आई ऐसा कहा है और इसका कारण बताया है कि अनाज और वनस्पति तेलों की कीमतों में गिरावट आई है। खाद्य कीमतों पर नज़र रखने वाले FAO के फूड प्राइस इंडेक्स का जुलाई में औसत 140.9 अंक रहा, जो जून के मुकाबले इसमें 8.6% की गिरावट आई है। अब 2,000 रुपये बढ़ सकती हैं होम लोन की किस्त। जो अभी हमने ऊपर चर्चा की है वही वापस यहाँ पे विस्तारित से दिया गया है। RBI ने रेपो रेट में वृद्धि कर दी, जिससे होम लोन, ऑटो लोन, इन सब की जो किस्तें हैं वो बढ़ जाएगी। बैंकों ने होम लोन, ऑटो लोन की दरों में औसतन 0.75% की वृद्धि की। अभी यही रेपो रेट बढ़ाने से कहीं ना कहीं जो बैंकों के जो दर रहती है उसमें भी बढ़ोतरी हो गई, तो कहीं ना कहीं इससे महंगाई को नियंत्रित करने का रास्ते आसार होंगे। बिलों का भुगतान BPPS से कर सकेंगे NRI। प्रवासी भारतीय यानी NRI अब भारत में अपने परिवार के सदस्यों की ओर से भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी BBPS के जरिए बिजली का, पानी का जैसी सुविधाओं, स्कूल, कॉलेज की फीस का भुगतान कर सकेंगे। RBI ने शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के लिए RBI एकीकृत लोकपाल योजना शुरू की थी, जिससे ग्राहकों के शिकायत निवारण तंत्र में सुधार किया जा सके और शिकायत निवारण में लगने वाले समय को कम किया जा सके। भारत पर नहीं पड़ेगा ताइवान चीन संकट का असर, RBI गवर्नर अध्यक्ष जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि देश के कुल निर्यात में ताइवान की हिस्सेदारी केवल 0.7% है और FDI और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अन्य माध्यमों के जरिए ताइवान से पूंजी प्रभाव भी बहुत कम है, ऐसा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कहा है। नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे PM। नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। फसल, और इसमें किस बात पर चर्चा होगी? फसल विविधीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। संचालन परिषद की पहली जो बैठक होगी, परिषद की सदस्यों में सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री, नीति आयोग के चेयरमैन हैं। राज्यों को सहकारी संघवाद की भावना से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा इसमें लक्ष्य रखा गया है। 12 लाख टन अतिरिक्त चीनी निर्यात को मिलेगी अनुमति। चीनी उद्योग के आग्रह पर भारत सरकार 12 लाख टन अतिरिक्त चीनी निर्यात की अनुमति देने जा रही है। केंद्र सरकार ने चालू वर्ष में चीनी निर्यात के लिए 100 लाख टन की सीमा तय कर दी थी और यह फैसला घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से लिया गया था। अब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत गारंटी पेंशन स्कीम कार्यक्रम लॉन्च करने पर विचार चल रहा है। इसे एक बार आप बस देखिएगा। अब हम चलते हैं GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत को प्रभावित करने वाले हित दूसरे देशों के द्वारा। हाल ही में 2500 रीफ होंगे ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड हेरिटेज एरिया को विकसित करने वाला पार्क में यह 3,48,000 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र में स्थित है। सरकार इस क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति देने से इनकार कर दी, जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में स्थित है। चीन ने पेलोसी पर लगाया प्रतिबंध, अमेरिका से वार्ता भी रोकी। चीन ने अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और उनके निकट संबंधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही अमेरिका के साथ रक्षा, पर्यावरण और अन्य मुद्दों पर चल रही वार्ता को भी रोक दिया है। विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि अब जैसे पेलोसी हैं, इन्होंने चीन के ताइवान क्षेत्र का दौरा किया। यह चीन के आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप, चीन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकजुटता के सिद्धांत का उल्लंघन, क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरा पैदा करने वाला है। इसलिए चीन ने ये कदम उठाए हैं। ताइवान स्टेट चीन के युद्धाभ्यास को गैर जिम्मेदाराना और उकसाने वाला करार दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु शक्ति, कार से लेकर स्मार्टफोन तक का निर्माण होगा बाधित। ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान को लेकर चीन के हमलावर रुख से दुनिया भर में
सेमीकंडक्टर या चिप्स संकट के बादल मंडराने लगे हैं। विभिन्न एजेंसियों के मुताबिक ताइवान अकेले ही दुनिया को 64% चिप की सप्लाई करता है। इसमें आधे से अधिक की हिस्सेदारी ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की है। ताइवान पर चीन का हमला बढ़ता है तो कार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्टफोन, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कई वस्तुओं का उत्पादन प्रभावित होगा। इससे चिप की किल्लत आ सकती है। भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग प्रभावित हो सकता है। भारत चिप्स के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है और भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण कार्यक्रम में भी देरी हो सकती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए दोनों देशों में एडवांस बातचीत हो चुकी है और जल्द ही औपचारिक समझौता हो सकता है। भारत ताइवान से सेमीकंडक्टर के साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम का आयात भी करता है। अभी हाल ही में चीन के भड़काऊ कदमों पर सैन्य वार्ता का विशेष दुख। परमाणु शक्ति का तैयारी कर रहा है उत्तर कोरिया। यूएन संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा कि उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल में फिट होने वाले थर्मोन्यूक्लियर बम विस्फोट करने का दावा किया है। अनाज के अलावा अन्य वस्तुओं के निर्यात की भी अनुमति। यूक्रेन रूस यूक्रेन के बीच शुक्रवार को यूक्रेन से काला सागर के ओडेसा बंदरगाह से अनाज के अलावा अन्य वस्तुओं को सुरक्षित निर्यात पर भी समझौता करना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र व तुर्की यानी जिसका पूर्वी नाम था वो तुर्की है, जिसका नाम बदल दिया गया अभी, काला सागर के जरिए आयरलैंड, ब्रिटेन व तुर्की के लिए अनाज रवाना किया गया। पाक में मोहनजोदाड़ो के पास से मिला बौद्ध पेटेंट। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल मोहनजोदाड़ो के पास से एक विशेष वस्तु पाई गई है जिसे बौद्ध पेटेंट कहा जा रहा है, जो गले में पहना जाता था। और अब चलते हैं राष्ट्रमंडल 2022 पर, जिसमें भारत का जी स्थिति है 9 स्वर्ण पदक, 8 चांदी, 7 कांस्य पदक, यानी टोटल 24 मेडल जीते। और प्रथम स्थान पर चल रहा है ऑस्ट्रेलिया, जिसने कुल मिलाकर 134 मेडल जीते हैं। विज्ञान आधारित दुनिया की पहली संस्कृत फिल्म बताएगी मंगलयान की गाथा। भारत के सफल मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिस पर एक साइंस डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। इसमें इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ एक समारोह में चेन्नई में प्रीमियम का शुभारंभ करेंगे। मंगलयान को 2013 में इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। और ये हमारा GS3 कंजर्वेशन यानी चीतों को बचाने के लिए इंडियन ऑयल और NTCA में समझौता है। देश में चीतों को बचाने की परियोजना के सिलसिले में इंडियन ऑयल और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत 15 से 20 नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाकर मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में बसाए जाएंगे। समझौते के तहत इंडियन ऑयल चीतों को बचाने, आवास प्रबंधन और इसकी सुरक्षा और अनुकूल पर्यावरण की तैयारी करने में 50 करोड़ रुपए की मदद देगा। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया। 1945 में आज ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया था। इसके 3 दिन बाद जापान के ही नागासाकी पर शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया था। जो हिरोशिमा पर गिरे बम का नाम लिटिल बॉय और नागासाकी पर गिरे बम का नाम फेट मैन था। अमेरिका ने यह बम जापानी नौसेना द्वारा 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर हमले के बदला लेने के लिए गिराए थे। दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा पर लॉन्च किया अपना पहला उपग्रह। दक्षिण कोरिया भी शामिल हो गया है। दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले एक ऐसे उपग्रह का प्रक्षेपण किया है जो वहां लैंडिंग करने की जगह की खोज करेगा। दक्षिण कोरिया का चंद्रमा का मिशन द कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर दानुरी के नाम से प्रचलित है। इसका अर्थ है ईंधन लेने वाला। तो आज की हमारी खबर यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। अभी जो चर्चा का बिंदु है ताइवान स्टेट, अभी उसको देखते हैं। ये भारत से अगर हमको ताइवान जाना है तो बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी से होते हुए मलाक्का स्टेट से होते हुए साउथ चाइना सी से होते हुए हम
ताइवान पहुँचेंगे। और जो ताइवान है, ताइवान स्टेट, ये साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को जोड़ती हैं। तो अब यहीं से हांगकांग और जो फिलीपींस सी के बीच में घिरा हुआ है ताइवान,